इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी के हिस्ट्री में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 12 तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट किए गए हैं। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में है। जहाँ चावल सबसे पहले उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक नदी बड़ी नदी में मिल जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 25 वर्ष नहीं, या 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। हमारे देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ 25 नहीं 2500 बना लीजिए, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि के प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वालों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम के तौर पे होने लगा। भारत नाम इसी भरत से बना है। हाथ से लिखे जाने वाले पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। यह पांडुलिपि प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में होने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। ज़्यादातर पांडुलिपियाँ संस्कृत में मिले हैं और प्राकृत एवं तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पत्थर एवं धातु अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाते हैं। पत्थर एवं धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाते हैं। अतीत के वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। अतीत के वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। जो अतीत का अध्ययन कहते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी यानी ईस्वी। सीई का अर्थ है कॉमन इरा। बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन इरा। बीपी का अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। आगे देखते हैं अध्याय 2 में आरंभिक मानव की खोज में। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है आखेटक का अर्थ शिकार करने वाला तथा संग्राहक का अर्थ खाद्य संग्रह करने वाला होता है। आखेटक का अर्थ होता है शिकार करने वाला। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उन्हें पूरा स्थल कहा जाता है। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। पुरापाषाण 2 शब्दों से बना है। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ है पत्थर। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक को माना जाता है। पुरापाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक को माना जाता है। मेसोलिथ। मध्यपाषाण काल के दौरान औजार छोटे थे, इन्हें मैक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। मध्यपाषाण काल के समय जो औजार छोटे थे इन्हें मैक्रोलिथ कहा जाता है या लघु पाषाण। 10,000 साल पहले के बाद के काल को नवपाषाण काल माना जाता है। भारत में पुरापाषाण काल के समय शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। आगे है अध्याय 3 में भोजन संग्रह से उत्पादन तक।
इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं एवं जौ तथा सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले जो कृषि की गई फसल का वो था गेहूं और जौ, और पालतू बनाए गए पशु में सबसे पहले कुत्ते थे और बाद में भेड़ और बकरी। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल को। मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, यहाँ से गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी के हड्डी मिले हैं। गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं और भेड़ और बकरी के भी हड्डी मिले हैं। कुलडीहवा जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। आगे है महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है महागढ़ा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं। आगे है गुफकराल जो आधुनिक कश्मीर में पड़ता है गुफकराल, यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य मिले हैं। आगे है चिरांद, चिरांद आधुनिक बिहार में पड़ता है, यहाँ से गेहूं, हरे चने और जौ के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही बैल और भैंस के पाए जाने की भी साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर, हल्लूर नामक स्थान आधुनिक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। भेड़ बकरी सूअर के भी होने की साक्ष्य मिले हैं। पेयमपल्ली भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, यहाँ से काला चना के साक्ष्य मिले हैं। ज्वार और बाजरा भेड़ और सूअर के। आगे है बुर्ज होम, यानी आधुनिक कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता है। आगे है एक महत्वपूर्ण पुरास्थल मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ में संभवतः स्त्री पुरुष सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा। मेहरगढ़ में ऐसी जानवरों की हड्डियां मिली हैं। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। आगे मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अगला है दाओजली हेडिंग, ये भी एक पुरास्थल है दाओजली हेडिंग। ये कहाँ पड़ता है? यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर पड़ता है। चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर पड़ता है। दाओजली हेडिंग से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। जेडाइट पत्थर भी मिले हैं जो संभवतः चीन से आया होगा। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्ठाश्म क्या होता है? बहुत पुरानी लकड़ी जो सख्त होकर के पत्थर बन गया हो, ऐसे लकड़ी को बोलते हैं काष्ठाश्म। आगे देखते हैं अध्याय 4 को, आरंभिक नगर। अध्याय 4 में आरंभिक नगर। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नगरों के पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा जाता है और निचला हिस्सा को निचला नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला है महान स्नानागार। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में लिपिक होते थे जिनका काम मुहरों पर लिखना होता था। मुहरें पत्थरों के बनाए जाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या मुहरों पर पच्चीकारी करना। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज की राजस्थान से करते थे।
तांबे का आयात संभवतः आज की राजस्थान से करते थे। कंसा बनाने के लिए तांबा में मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से तथा बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा में कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। बड़े बड़े लिपि के अक्षरों को पाया गया है पत्थरों में खुदा। अगला पूरा स्थल है लोथल। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा एक नगर था। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा नगर था। लोथल में एक भंडार गृह भी पाया गया है जहां कई मुहरे, मुद्रांकन अथवा मुहरबंदी मिले हैं। लोथल में एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अगला अध्याय जो कि 5वां अध्याय है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यहाँ से देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इसमें 3 देवता हैं, महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक तरह का पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। अभी जो संस्कृत हम लोग पढ़ाई करते हैं इससे ये अलग था। ऋग्वेद का श्रवण और उच्चारण किया गया था। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है। जनता या पूरे समुदाय के लिए जन तथा विश अर्थात वैश्य 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। जिन लोगों ने सूक्तों की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन लोगों ने सूक्तों की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। महापाषाण कब्रें की बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। महापाषाण कब्रें सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। अगला पूरा स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे जगह है। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ पे फसलें उगाई जाती थी, गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर और तिल। यहाँ पे जानवर पाले जाते थे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, कछुआ, केकड़ा और मछलियाँ। इनके हड्डियाँ भी पाई गई है। फलें यहाँ पे बेर, आंवला, जामुन और खजूर इकट्ठा किए जाते थे और कुछ रसदार फल भी। अध्याय 6 में देखते हैं राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिसे वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। क्षत्रिय का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य में कृषक और व्यापारी आते थे। शूद्र का काम तीनों का सेवा करना था। अगला पॉइंट है फसल पर लगाए गए कर उपज का 1/6वां हिस्सा था जिसे भाग कहा जाता था। छठे भाग को भाग कहा जाता था। मगध की राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई गई। वज्जी की राजधानी वैशाली थी जहाँ की शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं।
आगे देखते हैं अध्याय 7 को, नए प्रश्न नए विचार। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। वे क्षत्रिय थे तथा शाक्य गण के थे। उन्हें बोध गया बिहार में पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे। वे वज्जी के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वे वज्जी के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लली नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं के शरण स्थल को विहार के नाम से जाना जाता है। अध्याय 8 में देखते हैं अशोक एक अनोखा राजा जिसने युद्ध का त्याग किया। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता चाणक्य हैं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने का मार्ग था। उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नजराना अनियमित रूप से लिए जाते थे, जो पदार्थ स्वेच्छा से दिए जाते थे। नजराना में स्वेच्छा से लिए गए पदार्थ होते थे कर के रूप में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग तटवर्ती ओडिशा का प्राचीन नाम है। चीन की दीवार का निर्माण लगभग 2000 वर्षों तक चला। यह 6400 किलोमीटर लंबी है। अगला है अध्याय 9 खुशहाल गांव समृद्ध शहर। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास को कडेसियार या अदिमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक गृहपति कहलाते थे। ऐसे सभी स्त्री पुरुष जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी कर्मकार कहलाते थे। कर्मकार कहलाते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा जो था बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। अरिकामेडु एक पत्तन था। अगले अध्याय के तथ्य को देखते हैं। अध्याय 10 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता है। संगम कविताओं में मुबेंदार की चर्चा मिलती है। मुबेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है। इसका प्रयोग 3 शासक वंशों के लिए किया गया है जो है चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे। चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम था। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था।
सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। चीन से व्यापार करने के लिए आने जाने रास्ते को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनकी ही राज्य का एक हिस्सा था। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला भी कुषाण थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना कर कवि अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, बोधिसत्व कहलाते थे। करीब 1600 साल पहले भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध यात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद स्वान-त्सांग, बाद में इत्सिंग आया। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है, जो महाभारत का एक भाग है। भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। देखते हैं अगले अध्याय को। अध्याय 11 है नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रशस्ति एक प्रकार का अभिलेख है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। कवि कालिदास तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिसने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट। चीनी यात्री स्वान-त्सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। हर्ष अपने बड़े भाई मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। आगे देखते हैं उनके दरबारी कवि हरिसेन के पद। और भी पद मिले थे इनको। महादंडनायक का पद था, जिसका अर्थ होता है मुख्य न्याय अधिकारी। कुमार अमात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री। संधि विग्रहिका या युद्ध और शांति मंत्री, ये सभी पद मिले हुए थे हरिसेन को। नगर श्रेष्ठी या मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारी के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिक के प्रधान, ये सब पद होते थे। सेनानायक को सामंत कहा जाता था। सेनानायक को सामंत कहा जाता था। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को सभा कहते हैं। ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन को सभा कहते हैं। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। कालिदास सबसे प्राचीन नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती का प्रेम कहानी है। आगे देखते हैं अध्याय 12 में, जो कि अंतिम अध्याय है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़ा लौह स्तंभ की लंबाई 7.2 मीटर है। वजन 3 टन है इसका। इस पर खुदा अभिलेख पर चंद्र नाम का एक शासन का जिक्र है। लगभग 1500 वर्षों के बाद भी इस पर जंग नहीं लगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिक कहते हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना इलांगो कवि ने की।
इसमें कोवलन नाम की एक व्यापारी का कहानी है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना सतनार ने की। मणिमेखलाई की रचना सतनार ने की। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों तथा महाभारत दोनों ही को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। पुराणों तथा महाभारत दोनों को ही व्यास नाम की ऋषि ने संकलित किया। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा गया आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को शून्य दिया, शून्य का आविष्कार किया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। दोस्तों, ये था क्लास 6 के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर लें। अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।